अच्छा चलिए हम मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स अगर हम माउथ से स्टार्ट करें तो माउथ में सबसे पहले क्या होता है, च्यूइंग होती है। जैसे ही हम फूड लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, च्यूइंग होती है। च्यूइंग में क्या होते हैं हमारे पास, कौन से मसल्स हेल्प कर रहे होते हैं, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन कौन से हैं, लैटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड, मेसेटर, टेम्पोरालिस। ये सब हमें च्यूइंग में हेल्प कर रहे होते हैं। साथ साथ च्यूइंग के दौरान स्लाइवा एड हो रहा होता है, ठीक है, स्लाइवा एड हो रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा च्यूइंग होने के बाद क्या होती है, स्वेलविंग। स्वेलविंग होती है, ठीक है। स्वेलविंग के लिए हमने क्या याद रखना है कि हमारे पास स्वेलविंग सेंटर का होता है। स्वेलविंग सेंटर इज इन प्रेजेंट इन ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में स्वेलविंग सेंटर होता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम के किस पॉइंट पे, मेड्यूला। मेड्यूला के पॉइंट पे स्वेलविंग सेंटर होता है। अच्छा, स्वेलविंग के हमारे पास 3 इवेंट्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, और 2 फेजेस होते हैं। एक होता है वॉलेंट्री, ठीक है, और 2 होते हैं इनवॉलेंट्री फेजेस, ठीक है। अच्छा, जो ओरल स्टेज होती है ना, ओरल, वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, ठीक है। ओरल स्टेज में क्या हो रहा होता है हमारे पास, कि प्रिपेयर हो रहा होता है हमारे पास फूड स्वेलविंग के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होती है दूसरी, फेरेंजियल फेज। फेरेंजियल फेज हमारे पास इनवॉलेंट्री फेज होती है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। और तीसरी हमारे पास वेस्टिबिजियल फेज होती है, ये भी इनवॉलेंट्री होती है। 3 फेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस में होती है हमारे पास स्वेलविंग, ओरल स्टेज में, फेरेंजियल और एसोफेजियल स्टेज में, ठीक है। एसोफेजियल स्टेज के एंड पे क्या होगा कि स्टमक में फूड इंटर हो जाएगा। माउथ से और एसोफेगस तक जो मूवमेंट होगी वो सारी स्वेलविंग में आएगी, ठीक है, स्वेलविंग प्लस पेरिस्टालसिस में। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ओरल फेज। ओरल फेज में क्या होता है हमारे पास, ये वोलेंट्री फेज होता है। इसमें क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं कि जो हमारे पास फूड, बोलस ऑफ फूड च्यूइंग के बाद फॉर्म होता है ना, तो ये हमारे पास डॉर्सम ऑफ टंग पे मूव कर लेता है, ठीक है। फिर टंग क्या करती है, टंग जो है वो बैकवर्ड पुश करती है ओरोफेरिंग्स में, ठीक है। कैसे, कि टंग अप और बैक मूव करती है, अप और बैक। हार्ट पैलेट के अगेंस्ट अप और बैक टंग जब मूवमेंट करती है ना, तो फूड जो है वो ओरोफेरिंग्स में एंटर हो जाता है, ओरोफेरिंग्स में एंटर हो जाता है, ठीक है। तो ओरल फेस में क्या होता है, फूड या बोलस को फोर्स किया जाता है फेरिंग्स में एंटर होने के लिए। फिर आ जाता है फेरेंजियल फेस। फेरेंजियल फेस में क्या होता है कि सबसे पहले फेरिंग्स क्या है, खुद को प्रिपेयर करता है कि इसने बोलस ऑफ फूड को रिसीव करना है, ठीक है। जो ऑडिटरी ट्यूब्स है ना वो ओपन हो जाती है, जो ओरोफेरिंग्स है ना, ओरोफेरिंग्स उसे वो क्लोज हो जाता है। फूड्स को रिसीव करने के बाद ओरोफेरिंग्स क्लोज हो जाता है, लैरिंग्स क्लोज हो जाते हैं, हाइड पॉइंट की एलिवेशन होती है, और बोलस जो है वो फेरिंग्स में मूव करता है। अच्छा, एक बात, हमारे पास जब स्वेलविंग हो रही होती है, स्वेलविंग, तो ब्रेन मेड्यूला में हमारे पास स्वेलविंग सेंटर भी होता है और रिस्पायरेटरी सेंटर भी होता है। स्वेलविंग को दौरान रिस्पायरेटरी सेंटर को क्या कर लेता है, इनहिबिट कर देता है। स्वेलविंग सेंटर रिस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। लैरिंग्स की क्लोयर हो जाती है, लैरिंग्स की क्लोयर होती है, और वोकल कॉर्ड्स जो है वो क्या हो जाते हैं, एडक्टेड। एंड दिस इज द वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज इन फेरेंजियल फेज ऑफ स्वेलविंग, वोकल कॉर्ड्स एडक्टेड और अप्रोक्सीमेटेड, वोकल कॉर्ड्स आर एडक्टेड और अप्रोक्सीमेटेड, ठीक है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और वही एसोफेजियल फेज में अब क्या होगा, सारे एसोफेगस में मूव करेगा, डाउनवर्ड प्रोपेल करेगा एसोफेगस, और एंड पे एसोफेजियल स्फिंक्टर से स्टमक में एंटर हो जाएगा। और एमसीक्यूज क्या है कि एसोफेजियल स्फिंक्टर को ओपन कौन करता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को वीआईपी जो हार्मोन है ना, उसके हेल्प से ये ओपन होता है, ठीक है। अब स्टमक आ जाता है जी। स्टमक में कैसे मूवमेंट होती है, स्टमक में सबसे पहले क्या होता है, फूड इंटर होके थोड़ा सा स्टोर होता है, ठीक है। किस पार्ट पे, स्टमक के, देखो ये स्टमक का ओराट पोर्शन होता है फंडस के पास, ये कॉर्डेट पोर्शन होता है। स्टमक के ओरेट पोर्शन में क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है, जिसे हम लोग रिसेप्टिव रिलैक्सेशन कहते हैं। क्यों, फूड को रिसीव करने के बाद रिसेप्टिव रिलैक्सेशन होती है, और कुछ टाइम के लिए फूड को वो स्टोर करता है, ठीक है। और इस चीज़ को हमारे पास क्या स्टिमुलेट देता है, वेसोवेगल रिफ्लेक्स या सीसीके हार्मोन। उसके बाद क्या होता है, स्टमक में मिक्सिंग ऑफ फूड होता है, मिक्सिंग ऑफ फूड और होता है, ठीक है। किसके साथ, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के साथ। ये मिक्सिंग किस वजह से हो रही होती है, स्टमक के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। ये कॉन्ट्रैक्शन, वेगस नर्व जो है वो स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ फूड होती है, ठीक है। ये किस पोर्शन में होता है, कॉर्डेट, बॉडी के पास कॉर्डेट पोर्शन में। उसके बाद हमारे पास स्टमक की एम्प्टीइंग है। नेक्स्ट स्टेप है स्टमक की स्लो एम्प्टीइंग, ठीक है। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्लोली स्टमक से एम्प्टीइंग होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में,
ठीक है। और एक चीज़ जो माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स है वो मोटिलिन की वजह से, ये मैंने बता दिया है, दोबारा बता रही हूँ बिकॉज ये MCQs है इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप कुछ MCQs करते हैं पेरिस्टालिसिस के और बाकी सवाल से। देखो, प्राइमरी पेरिस्टालिसिस क्या होती है? जब हमारे पास बोलस ऑफ फूड इंटर हो जाए जैसे माउथ में ना, और स्वेलिंग स्टार्ट होती है ना, बस प्राइमरी पेरिस्टालिसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। प्राइमरी पेरिस्टालिसिस में क्या होता है कि जो एसोफेजियल स्फिंक्टर्स है ना, वो प्राइमरी पेरिस्टालिसिस से पहले ही ओपन हो जाते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं पेरिस्टालिसिस से पहले ही। ये MCQs है। ठीक है। अगर pH हाई हो तो ऐसी कौन सी सिक्रीशंस है जिनमें pH हाई होता है? pH अल्कलाइन हो गया ना, pH हाई का मतलब है अल्कलाइन सिक्रीशंस है। कौन सी होंगी? पैंक्रियास की सिक्रीशन। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी किसकी वजह से होती है? स्लो कैल्शियम वेव्स, स्लो कैल्शियम वेव्स। सेकेंडरी पेरिस्टालिसिस के लिए क्या MCQs आता है कि सेकेंडरी पेरिस्टालिसिस कब होती है? जब एसोफेजियल डिस्टेंशन होती है। ठीक है। फूड और एसोफेगस में एंटर होकर एसोफेजियल डिस्टेंशन की वजह से सेकेंडरी पेरिस्टालिसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये MCQs है। व्हेन लोअर एसोफेजियल ड्यूरिंग पेरिस्टालिसिस, व्हेन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स, तो बिफोर बोलस रीच होने से पहले ही लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है। और सेकेंडरी पेरिस्टालिसिस में एसोफेजियल डिस्टेंशन होती है। अब आ जाओ जी, थोड़ा सा वॉमिटिंग के लिए हम इंपॉर्टेंट MCQs कवर करते हैं। वॉमिटिंग क्या होती है कि हमारे पास स्टमक और इंटेस्टाइन जो है ना, नीचे से ऊपर की तरफ अब जा रहे हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन की एम्प्टीइंग होगी एसोफेगस और माउथ के थ्रू बाहर वॉमिट करेगा। स्टमक और इंटेस्टाइन की एसोफेगस और माउथ के थ्रू बाहर मूव करना। अब इसका सेंटर कहाँ है? सेंटर हमारे पास मेड्यूला में हमने पढ़ा था ना, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस के पास न्यूक्लियाई होते हैं, उसके पास हमारे पास क्या होता है? वॉमिटिंग सेंटर होता है। ठीक है। मैंने कहा था ना, न्यूरो में न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस की बात आएगी, वॉमिटिंग उस न्यूक्लियाई के पास से होता है। या वॉमिटिंग बताया हुआ और पूछा हो कौन सा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस को हम सेलेक्ट करेंगे। और अगर डिस्फेजिया की बात हो तो डिस्फेजिया के साथ हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियस एम्बिगस। ये थोड़ी न्यूरो वाली बात है, हमने बहुत अच्छे से न्यूरो में कवर की है। ठीक है। अच्छा, अगर अब ऐसी वॉमिटिंग जो मोशन सिकनेस की वजह से या ड्रग की वजह से हो, ड्रग इंड्यूस वॉमिटिंग या मोशन सिकनेस, उसका सेंटर कहाँ है? फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में। और जो साइकिक स्टिमुलाई वॉमिटिंग होती है, वो कौन सी वॉमिटिंग होती है? जो स्मेल की वजह से और इस तरह हमारे साइकिक इशू की वजह से आती है, उसका सेंटर कहाँ है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है। अच्छा, हंगर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है हमारे पास? जो एम्प्टी स्टमक होता है ना, एम्प्टी स्टमक, तो उसकी बॉडी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, जिसे हम लोग हंगर कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी सिक्रीशंस पे। ठीक है। सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे स्लाइवरी सिक्रीशंस। ठीक है। स्लाइवा सिक्रीशंस के बारे में याद रखो कि स्लाइवा प्रोड्यूस कौन से ग्लैंड्स करते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। 3 इंपॉर्टेंट स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे पास, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिब्यूलर। ये तीनों स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है। अब इसके बारे में याद क्या करना है? जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं ना, वो प्योरली सीरस हैं। ये सारे MCQs हैं, सारे याद करना। पैरोटिड इज प्योरली सीरस। ठीक है। फिर सब मैंडिब्यूलर आ जाता है। सब मैंडिब्यूलर में सीरस पी और म्यूसिनस पी है। ठीक है। सब मैंडिब्यूलर, देखो इसमें SP आता है और M भी आता है, इसलिए इसमें सीरस पी और म्यूसिनस पी है। ठीक है, दोनों हैं। सबलिंगुअल प्योरली म्यूसिनस है, म्यूसिनस सिक्रीशन करता है। ठीक है। ये तो हमारे पास है स्लाइवा की प्रोडक्शन। अब ये स्लाइवा की प्रोडक्शन हो गई है, अब ये स्लाइवा की कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज़ पे कंपोज्ड है? तो स्लाइवा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? म्यूकस होता है, म्यूकस जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है। फूड की लुब्रिकेशन में, माउथ की लुब्रिकेशन, हर चीज़ में ये म्यूकस हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास एमाइलेज होता है, स्लाइवरी एमाइलेज, जो हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हमारे पास लिंगुअल लाइपेज क्या करता है? फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। सम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है। कंपोजिशन अब हम आगे करते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं। ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक्शन क्या है स्लाइवा का? स्लाइवा क्या करता है? एंटी माइक्रोबियल एक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम क्या है? बैक्टीरियोसिडल हैं। उसके अलावा स्लाइवा क्या करता है? लुब्रिकेशन। ठीक है। और बफर कैपेसिटी है, pH को मेंटेन करता है स्लाइवा। ठीक है। अच्छा, अब स्लाइवेशन प्रोसेस कौन इंक्रीज करता है? ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ना, मेनली इसके थ्रू स्लाइवेशन इंक्रीज होती है।
कौन सा हार्मोन, एसिटाइल कोलाइन के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा देखो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों स्लाइवेशन को इंक्रीज करते हैं, लेकिन मेन इफेक्ट पैरासिम्पैथेटिक का है, और सिंपैथेटिक भी इंक्रीज करती है किसके थ्रू, नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू। दोनों साइक्लिक एम्पैथी के थ्रू काम करते हैं। देखो अब एट्रोपिन की एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, एट्रोपिन क्या है, एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करता है ना। ठीक है, इसीलिए एट्रोपिन की वजह से ड्राई माउथ हो जाता है, ड्राई माउथ। ठीक है, स्लाइवेशन खत्म होगी तो ड्राई माउथ हो जाएगा। अब स्लाइवा की मेन कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाओ जी। स्लाइवा की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज में क्या आता है कि इसकी टॉनिसिटी। स्लाइवा जो है वो प्लाज्मा के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक है, सिर्फ स्लाइवा एसाइड जो हाइपोटोनिक है। ठीक है, बाकी जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस वगैरह है वो सारी आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है। ठीक है, सिर्फ स्लाइवा एसाइड जो हाइपोटोनिक है प्लाज्मा के साथ। इसके पीएच क्या है, 7 to 8। सोडियम और क्लोराइड जो है वो प्लाज्मा से लो है, इसीलिए तो हाइपोटोनिक है ना, हाइपोटोनिक। सोडियम और क्लोराइड इज लोअर देन प्लाज्मा, जबकि पोटाशियम एंड बाइकार्बोनेट इज हायर देन प्लाज्मा। ठीक है, बाकी आयंस कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक आयंस प्रोटीन्स के लिए माइलेज होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं ना प्रोटीन की डाइजेशन के लिए माइलेज। ठीक है, और साथ म्यूसिन होता है। ये म्यूसिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैक्टीरिया इसी पे अटैच होता है। ठीक है, ये म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन है जिस पे बैक्टीरिया अटैच होता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये थोड़ी सी एमसीक्यूज वाइज पॉइंट्स है। स्लाइवरी एंजाइम्स जो है वो किल करते हैं बैक्टीरिया को, किस वजह से, कि मेम्ब्रेन रप्चर कराते हैं। कौन से एंजाइम्स हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, लाइसोजाइम। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिपीटेड, क्या कि स्लाइवा जो है वो आयरन की यूटिलाइजेशन को कैसे प्रिवेंट करता है। स्लाइवा आयरन की यूटिलाइजेशन को किसकी मदद से प्रिवेंट करता है, एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं लैक्टोफेरिन। इस लैक्टोफेरिन का नाम मत भूलना, लैक्टोफेरिन। लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया सेल वॉल का ब्रेक डाउन करते हैं। ये हमारे पास स्लाइवा सिक्रीशन हो गई। ठीक है, स्टमक की सिक्रीशंस हम सारी कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रही। गैस्ट्रिन वगैरह, पेप्सिनोजन वगैरह हम सारे कर चुके हैं स्टमक की सिक्रीशंस। ठीक है, हम दोबारा नहीं करेंगे। अब आ जाओ जी स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास एक तो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड, ड्यूडेनम में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। ब्रूनर्स ग्लैंड का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये बहुत अमाउंट ऑफ म्यूकस, अल्कलाइन म्यूकस को सिक्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि देखो एसिड आ रहा है ना स्टमक से, अब इस एसिड से ड्यूडेनम ने खुद को बचाना तो है ना। ये किसकी वजह से बचाएगा, इस म्यूकस की वजह से। ड्यूडेनम खुद को एसिड से बचाएगा, न्यूट्रलाइज करेगा HCl को। ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिप्स ऑफ लेबर खून होते हैं, क्लिप्स। अब ये क्या करते हैं कि ये एज अ होल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं सब में। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं। दूसरा एंटेरोसाइट्स होते हैं जिनमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन होती है, और डाइजेस्टिव एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, पेप्टाइडेजेस, साथ एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि एंटीरोकाइनेज जो हमारे पास पेंक्रियाज से ट्रिप्सिनोजन सिक्रीट होता है ना, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है, जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। फिर अगर ये एंटीरोकाइनेज ना हुआ ना तो प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी। उसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सक्रोज, सक्रेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज, ये सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं। और फैट्स के लिए कौन सा एंजाइम है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। समझ आ गई है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब के लिए एंजाइम है। यहाँ पे ये एंजाइम याद कर लो, मैं अलग से कार्बोहाइड्रेट वगैरह की एब्जॉर्प्शंस नहीं करवाऊंगी। ये भी BRS का पार्ट है, BRS में लिखी हुई है, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगी। बस ये एब्जॉर्प्शंस MCQs वाइज यही इंपॉर्टेंट है कि इन जगहों से एंजाइम्स आते हैं जो इनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर चाइल्ड में एंटीरोकाइनेज एब्सेंट हुआ तो क्या होगा, प्रोटीन एसिमिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन क्या करता है, 7 pH, अगर 7 pH पे एंटीरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर देता है ट्रिप्सिन में। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर रिसेक्ट कर दो, देखो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम में CCK हार्मोन है ना, अगर CCK हार्मोन चला गया या सिक्रेटिन चला गया तो क्या होगा, एसिड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएंगी। इसलिए प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमूव्ड, एसिड इंक्रीज। एब्जॉर्प्टिव एरिया कितना है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 250 मीटर स्क्वायर। अब आ जाओ जी लार्ज इंटेस्टाइन की इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस पे। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होते हैं, क्रिप्स ऑफ लेबरकन होते हैं, लेकिन इसमें बाकी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते। ठीक है, ये क्रिप्स होते हैं लेकिन एंजाइम्स डाइजेस्टिव नहीं होते। खाली इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स होते हैं।
ठीक है। और म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो है वो किसके अंडर कंट्रोल होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इस म्यूकस को इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो हमने एमसीक्यूज वाइज याद करना है कि बैक्टीरियल एक्शन से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उनसे गैस बनती है, गैस, ठीक है, फ्लॉटस बनती है। कौन सी चीज़ों से? लेग्यूम्स में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या सॉर्बिटॉल, या एमसीक्यूज में सॉर्बिटॉल के साथ आता है, ठीक है। बैक्टीरियल एक्शन होता है सॉर्बिटॉल पे, जिससे फ्लॉटस या गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। फीसिस में क्या होता है? फीसिस की कंपोजिशन क्या होती है? शेड एपिथेलियम होता है, वाटर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेलुलोज एटसेट्रा होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ना, प्रॉक्सिमल पार्ट, वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन करता है, जबकि डिस्टल पार्ट का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फीसिस, ओके। नाउ कम टुवर्ड्स पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की दो तरह के एक्शन है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन इसका क्या है? इसमें अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं और पीपी सेल्स हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं जो हमारे पास ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं जो डिक्रीज करता है ग्लूकोज को। डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं जो इन दोनों को इनहिबिट करता है। पैंक्रियाटिक सोमेटोस्टेटिन इन दोनों को इनहिबिट करेगा। फिर हमारे पास पीपी सेल्स जिसे हम पैंक्रियाटिक पोलोपेप्टाइड्स कहते हैं। अब आ जाओ जी इंपॉर्टेंट एक्सोक्राइन फंक्शन पे। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होता है? पैंक्रियाज में इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन के लिए कौन से एंजाइम है? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिनोजिन रिलीज करता है जिसे एंटीरोकाइनेज फिर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और क्या है? काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए माइलेज रिलीज करता है और फैट्स के लिए लाइपेज और फॉस्फोलाइपेज। सिक्रीशंस ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी यहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है, जो हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस को एल्कलाइन बनाता है। अच्छा, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के लिए स्टिमुलाई मेन क्या है? सेक्रेटिन मेन स्टिमुलाई जो ऐसे इंक्रीज करता है, और उसके अलावा एसिटाइलकोलिन और सीसीके के थ्रू भी इंक्रीज होता है। और ये आइसोटोनिक होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस आर आइसोटोनिक, चाहे वो हाई फ्लो रेट पे हो चाहे वो लो फ्लो रेट पे हो, दोनों फ्लो रेट्स पे पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस आर आइसोटोनिक। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के पास बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है प्लाज्मा से, जबकि क्लोराइड जो है वो लो होता है प्लाज्मा से। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज़ है जिसमें डिफेक्टिव क्लोराइड चैनल होते हैं, डिफेक्टिव क्लोराइड चैनल, ठीक है, जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक सिक्रीशन रिड्यूस हो जाती है। देखो मैंने कहा है ना आइसोटोनिक होता है, चाहे हाई फ्लो रेट हो या लो फ्लो रेट। अच्छा, अब हमारे पास हाई पैंक्रियाटिक फ्लो रेट, जब फ्लो रेट हाई होगा तो बाइकार्बोनेट की सिक्रीशंस क्या होंगी? बहुत ज़्यादा होंगी, हाईएस्ट होंगी, ठीक है। और लो फ्लो रेट पे बाइकार्बोनेट की थोड़ी कम सिक्रीशंस होंगी, उसके मुकाबले में क्लोराइड ज़्यादा होगा लो फ्लो रेट पे। और सोडियम और पोटाशियम चाहे जैसा भी फ्लो रेट हो कांस्टेंट होता है प्लाज्मा के साथ, कांस्टेंट। देन कम्स बाइल। बाइल दो जगहों से आता है, लिवर और गाल ब्लैडर का बाइल होता है, ठीक है। अब एमसीक्यूज वाइज क्या याद रखना है आप लोगों ने? लिवर का जो बाइल होता है इसमें बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है और वाटर भी ज़्यादा होता है गाल ब्लैडर से, ठीक है। लिवर के बाइल में बाइकार्बोनेट और वाटर गाल ब्लैडर से ज़्यादा होता है। गाल ब्लैडर में लेस वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं लिवर बाइल के कंपैरिजन में। लेकिन जो गाल ब्लैडर का बाइल है ना उसमें बाइल साल्ट, बिलिरुबिन, लेसिथिन, बाइल एसिड्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाइल किस किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? बाइल साल्ट्स पे, मिसलीज पे और मोनोग्लाइसराइड्स पे। मिसलीज क्या होते हैं? फैटी एसिड्स। बाइल साल्ट्स क्या करते हैं? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करते हैं ना। देखो बाइल में हमारे पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन ये हमारे पास एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करते हैं, बाद में उसकी डाइजेशन ईजिली होगी फिर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाइल की फॉर्मेशन किस चीज़ से होती है? बाइल एसिड्स, वाटर, इलेक्ट्रोसाइड्स और बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स कौन से हैं? बिलिरुबिन और स्टार्कोबिलिन। बिलिरुबिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पेशेंट में जॉइंटिस और कर्निसिटेरिस होगा। बाइल एसिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी बाइल एसिड्स कौन से? कॉलिक और चीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड, कॉलिक एसिड और चीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड। और सेकेंडरी में डीऑक्सीकॉलिक एसिड और लिथोकॉलिक एसिड्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बाइल साल्ट्स किस चीज़ के साथ कंबाइन होते हैं? ग्लाइसिन और टोरीन के साथ कंबाइन होकर टोरोकॉलिक एसिड्स बनाते हैं। ग्लाइसिन और टोरीन के साथ कंबाइन होते हैं। अच्छा, अब ये भी एमसीक्यूज है, बाइल की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? बाइल की एब्जॉर्प्शन सोडियम बाइल को ट्रांसपोर्टर होता है इलियम में, इलियम के थ्रू होती है बाइल, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर इलियल रिसेक्शन हो जाए ना, इलियल रिसेक्शन, तो स्टिटोरिया के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट। इलियल रिसेक्शन में स्टिटोरिया के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट। अच्छा देखो अब एब्जॉर्प्शन की जो
लोकेशंस है ना, मैं आपको वो करवाऊंगी। बाकी अगर एब्जॉर्प्शन समझना है किसी चीज़ की, वो आप लोग मुझसे फिर ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। बाकी डिटेल एब्जॉर्प्शन हम नहीं करते। MCQs वाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने सारी कवर कर ली हैं। अच्छा देखो, हमारे पास स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस, पेप्सिन और HCl की सिक्रीशन होती है, ठीक है, सिक्रीशन होती है, ठीक है। और अल्कोहल जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, ड्यूडिनम के एब्जॉर्प्शंस बहुत ज़रूरी है। देखो ड्यूडिनम में हमारे पास बाइकार्बोनेट और एंजाइम्स आते हैं पेंक्रियाज से ना, ठीक है, और वो हमारे पास फिर बाकी एब्जॉर्प्शंस में फिर हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs वाइज क्या आता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, आयरन की एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम में होती है, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड वगैरह की भी ड्यूडिनम में एब्जॉर्प्शन होती है। फिर मेजर एब्जॉर्प्शन एरिया जो है ना, मेजर, वो ज्यूजिनम में। तकरीबन हर चीज़ की एब्जॉर्प्शन फिर ज्यूजिनम में होती है। देखो ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, विटामिन C, थायामीन, राइबोफ्लाविन, पैराडॉक्सिन, फॉलिक एसिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ये सारे हमारे पास ज्यूजिनम में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके अलावा अब आ जाओ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये अब इलियम के एब्जॉर्प्शन हैं। विटामिन A, D, E and K, फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। अच्छा, विटामिन K कहाँ प्रोड्यूस होता है, विटामिन K लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट जो MCQs वाइज एब्जॉर्प्शन है ना, इलियम के पॉइंट पे, इलियोसिकल जंक्शन पे स्पेशली, वो क्या है, बाइल साल्ट्स और विटामिन B12 के MCQs आए हुए हैं इलियल में, इलियोसिकल जंक्शन पे एब्जॉर्ब होता है। उसके अलावा सोडियम, और कॉलॉन में हमारे पास विटामिन K इज फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन, और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है कॉलॉन से। ये चीज़ें समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ये देखो, ये रफ़ी में टेबल के फॉर्म में बताई हुई है, वो रफ़ी का टेबल भी कर लें फिर आप लोग। वैसे यहाँ से मैंने आप लोगों को समझा दिया, इंशाल्लाह ये आप लोगों को MCQs वाइज अब नहीं भूलेंगी। इस आयरन को मत भूलना, ये ड्यूरेनम में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। बस नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन, थैंक यू सो मच।